हाय दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार वाला अड्डा में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 की फुल स्ट्रैटेजी। कैसे पढ़ें, क्या फोकस करें, टाइम कैसे बचाएं, सब कुछ। और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, आज इस डीप डाइव का हमारा एक ही मिशन है। मतलब जो पूरे 10 यूनिट्स का सिलेबस है ना, उसकी एकदम गहराई में जाना है। सिर्फ ये नहीं रटना कि क्या पढ़ना है, बल्कि ये डिकोड करना है कि भाई क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सही बात है। और वो जो डेटा है हमारे पास पिछले सालों का, उसके बेसिस पर हम बात करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले ना इस पूरे बैटल ग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम में पूरे 3 घंटे मिलते हैं, मतलब सीधे 180 मिनट और कोई ब्रेक नहीं। पेपर 1 में 50 सवाल और पेपर 2 में 100। और सबसे मजे की बात बताऊं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल जीरो है। जीरो है, बिल्कुल। तो टारगेट पूरे 150 के 150 सवाल फोड़कर आने का होना चाहिए। पहली नजर में तो कोई भी बोलेगा कि अरे यार ये तो आसान है, लेकिन फिर भी पेपर 1 को लेके इतना खौफ क्यों है मार्केट में? देखो, अगर इस पूरी प्रोसेस को एक बड़ी पिक्चर में रख कर देखें ना, तो कहानी काफी दिलचस्प है और थोड़ी डराने वाली भी। एक कड़वा सच है जिसे मैं 1% JRF रियलिटी कहती हूँ। 1%? हाँ, मतलब 100% लोग फॉर्म भरते हैं, उनमें से लगभग 40% तो बस क्वालिफाइंग मार्क्स ला पाते हैं। जो सच कहें तो सिर्फ एक दिलासा है। असलियत में सिर्फ 6% कैंडिडेट्स ही नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लायक माने जाते हैं। अच्छा, सिर्फ 6%? हाँ, और जो सबसे ऊपर का एलीट ग्रुप है ना, जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी JRF मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1% होते हैं। बाप रे, मतलब कंपटीशन एकदम कट थ्रोट है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पेपर 2 है, जो कि आपका अपना मास्टर्स का सब्जेक्ट है, वो आपको सिर्फ पास करा सकता है। उसमें तो सभी धुरंधर होते हैं ना। एग्जैक्टली। उस सब्जेक्ट में टॉप के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबका स्कोर लगभग एक जैसा ही होता है। तो वो जो JRF की मेरिट लिस्ट में जो लंबी छलांग लगानी है ना, वो काम केवल और केवल पेपर 1 ही करवाता है। अच्छा, तो मतलब पेपर 1 ही वो असली चाबी है। हाँ, इसीलिए 50 में से 35 से 40 प्लस सही सवाल, मतलब 80 से ज्यादा मार्क्स का टारगेट तो लेकर चलना ही पड़ेगा। पेपर 1 ही गेम चेंजर है। क्या बात है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सवाल है जो अक्सर एग्जाम हॉल में ना दिमाग का दही कर देता है। बताइए। मान लीजिए स्क्रीन पर सवाल है और उसकी हिंदी भाषा में कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब हिंदी में कोई ऐसा भारी भरकम शब्द लिखा है जो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, और अंग्रेजी में उसका मतलब कुछ और ही लग रहा है। तो उस टाइम क्या करें? ये बहुत ही आम समस्या है और इसका नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर हिंदी और इंग्लिश वर्जन में कोई भी अंतर है या अनुवाद की कोई गलती है, तो हमेशा अंग्रेजी वर्जन को ही फाइनल और सही माना जाता है। ओके, तो इंग्लिश वाले को ही सच मानना है। बिल्कुल। तो जब भी हिंदी के किसी शब्द में फंसो, तो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत स्क्रीन पर लैंग्वेज चेंज करो और उसका इंग्लिश वर्जन देख लो। कई बार हिंदी अनुवाद इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आसान सवाल भी एकदम एलियन लगने लगता है। हाँ, बिल्कुल एलियन लगने लगता है। चलो, ये तो बहुत बड़ी टिप हो गई। अपने इस पूरी स्ट्रैटेजी को खोलकर समझते हैं यार। इन 10 यूनिट्स को ऐसे दिखते जैसे एक बेस्ट फ्रेंड समझा रहा हो। सबसे पहली चीज, एक प्रोफेसर में सबसे जरूरी स्किल क्या है? पढ़ाना। तो आते हैं पहले पिलर पर, यूनिट 1 यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। ये चेक करता है कि भाई तुम्हारे अंदर सच में पढ़ाने का कीड़ा है या नहीं। पढ़ाना मतलब सिर्फ किताब बांचना तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान होता है। इसीलिए ना इस यूनिट में एक टॉपिक है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इससे पिछले कुछ सालों में 90 से ज्यादा बार सवाल आए हैं। अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। अच्छा। मेमोरी मतलब बस रट्टा मारना, जैसे छोटे बच्चों को A फॉर एप्पल याद कराना। अंडरस्टैंडिंग में आप कंसेप्ट को समझते हो, और रिफ्लेक्टिव एकदम टॉप लेवल है, जहां स्टूडेंट्स खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मतलब एक प्रोफेसर को तो रिफ्लेक्टिव लेवल पे ही खेलना पड़ेगा ना, जहां बच्चे सिर्फ सुने नहीं, सवाल भी पूछें। एकदम सही। और यहीं पर ना डेटा एक बड़ा बदलाव दिखाता है। पिछले पेपर्स का ट्रेंड देखो, NTA अब पुराने चॉक डस्टर वाले सवाल नहीं पूछ रहा। तो क्या पूछ रहा है? पूरा फोकस अब डिजिटल एजुकेशन पर है। स्वयं प्रभा और मूक्स, वो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। हाँ वही, इनसे सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं। NTA ये देखना चाहता है कि कल जब आप क्लासरूम में जाओगे तो क्या आप इन डिजिटल टूल्स को यूज कर पाओगे। अरे वाह, मतलब एकदम अप टू डेट रहना है। अब जब पढ़ाना आ गया तो अगली चीज है रिसर्च करना। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, मतलब नई चीजें खोजना। लेकिन यार इसमें कुछ बड़े भारी शब्द आते हैं, लाइक पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। हाँ,
ईमानदारी से बताऊं तो ये नाम सुनकर ही डर लगता है। ये असल में क्या बला है? शब्द भारी हैं, लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद ये मानता है कि दुनिया में जो कुछ भी है ना, उसे साइंस और नंबर से साबित किया जा सकता है। मतलब एकदम ऑब्जेक्टिव। हाँ, जैसे ग्रेविटी हाँ। आप नाप सकते हो। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म कहता है कि भाई जब आप इंसानों या सोसाइटी की रिसर्च कर रहे हो तो सब कुछ नंबर से नहीं नापा जा सकता। सही बात है। इंसान के विचार, उसकी भावनाएं, ये सब भी तो रिसर्च पर असर डालते हैं ना, तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। अच्छा। तो पॉजिटिविज्म मतलब हार्डकोर साइंस और पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब थोड़ा इंसानियत और कॉन्टेक्स्ट को समझना। ये तो सच में आसान था यार, है ना? और इस यूनिट में ना डेटा एनालिसिस और सैम्पलिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सैम्पलिंग से ही 65 से ज्यादा बार सवाल आ चुके हैं। 65 बार? हाँ, और एक और चीज जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते वो है रिसर्च एथिक्स और साहित्य चोरी यानी प्लेजरिज्म। हाँ यार, ये तो बहुत जरूरी है। हर शिफ्ट में इस पर एक सवाल पक्का है। मतलब डेटा मैनिपुलेट करना या किसी और की रिसर्च चुराना कितना बड़ा अपराध है, ये एक रिसर्चर को पता होना ही चाहिए। बिल्कुल, चोरी करके थोड़ी ना कोई जीआरएफ बन जाएगा। अच्छा, तो थ्योरी तो हो गई, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द प्रैक्टिस हैवीवेट्स। यार अगर मैं कहूं कि एग्जाम में पूरे 20 मार्क्स बिल्कुल फ्री के बढ़ रहे हैं, बस थोड़ा सा पेन घिसना पड़ेगा, तो कैसे रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। इसमें आते हैं यूनिट 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और यूनिट 7 डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आरसी और डीआई। इनके लिए कोई थ्योरी नोट्स तो होते नहीं है, ये तो सीधा जिम जाने जैसा है ना? बिल्कुल जिम जाने जैसा है। कोई और आपके लिए डंबल नहीं उठा सकता। बिल्कुल। आपको अपने दिमाग की मसल मेमोरी बनानी पड़ेगी। डेली एक आरसी और एक डीआई सॉल्व करने की आदत डालनी ही होगी। तो डीआई में सबसे ज्यादा क्या आता है? सबसे ज्यादा आता है टेबल चार्ट, और इसके लिए कोई बहुत एडवांस मैथ नहीं चाहिए। सिर्फ 3 पिलर स्ट्रॉन्ग कर लो, परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। बस ये 3? हाँ, क्योंकि यही डेटा के बीच का रिलेशन बताते हैं। अच्छा, और आरसी का? मतलब बचपन से हम पैसेज पढ़कर आंसर दे रहे स्कूल में, फिर भी ये लोग इसमें इतने मार्क्स क्यों कटवा देते हैं? क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे पढ़ने की थकान होती है, जिसे स्क्रीन रीडिंग फटीग कहते हैं। ओह, स्क्रीन पर फोकस करना मुश्किल होता है। बिल्कुल। पैसेज आमतौर पे इजी या मॉडरेट ही होता है, लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं सीधा एग्जाम हॉल में ही देखेंगे इसे। और वहां टाइमर चल रहा होता है। हाँ, टिक टिक करता टाइमर। तो वो जो आसान सा पैसेज है ना, वो भी किसी एलियन भाषा जैसा लगने लगता है घबराहट में। सही बात है यार। मतलब अगर युद्ध में पसीना बहाओगे तो मैदान में खून कम बहेगा। डेली प्रैक्टिस मस्ट है। मस्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, द रोट लर्निंग वॉल्ट। मतलब ये वो हिस्सा है जहां याददाश्त का टेस्ट है, फैक्ट्स और डेटा। इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 4 है कम्युनिकेशन। क्लास में बात कैसे करनी है, बैरियर्स क्या है, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें और क्या घुमा के पूछते हैं? इसमें सबसे हॉट टॉपिक है मास मीडिया और समाज। पिछले 5 सालों में इस अकेले टॉपिक से 140 से ज्यादा सवाल आए हैं। 140? बाप रे। हाँ, क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ क्लासरूम में नहीं सीख रहे हैं ना, वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के इको चेम्बर्स से भी सीख रहे हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। तो एक प्रोफेसर को समझना होगा कि ये प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है, समाज में जानकारी कैसे फैलती है। मतलब इस शोर शराबे वाली दुनिया में अपनी बात बच्चों तक पहुंचाना आना चाहिए। और इसी से जुड़ा है अपना यूनिट 8 आईसीटी, इंटरनेट फुल फॉर्म्स। लेकिन यार एक बात बताओ, बहुत लोगों को डर लगता है कि क्या इसमें हैकिंग या कोडिंग सीखनी पड़ेगी? अरे नहीं, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है यहाँ। तो फिर बस कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए, जैसे बाइनरी से डेसिमल में बदलना। और दूसरा है सिक्योरिटी। मालवेयर, वायरस, फिशिंग, इनसे हर शिफ्ट में सवाल बनते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी क्यों इतनी जरूरी है? खुद सोचिए ना, एक रिसर्चर का सालों का डेटा ही तो उसकी असली दौलत है। अगर उसे बेसिक साइबर सिक्योरिटी नहीं पता होगी तो कोई भी उसका डेटा हैक कर लेगा या डिलीट कर देगा। ओह, तो मतलब ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, अपनी खुद की मेहनत बचाने के लिए है। बहुत सही। अब बात करते हैं उन 2 यूनिट्स की जो सच में प्योर रेक्टिफिकेशन है। यूनिट 9 पर्यावरण और यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें तो ट्रेंड्स एकदम सेट है। पर्यावरण वाले में एयर और वाटर पोल्यूशन से 200 से ज्यादा बार सवाल आए हैं। 200 बार? तो ये घोट के पीना पड़ेगा। बिल्कुल। और इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स, क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसों के लिए था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन लेयर के लिए था, ये सब बहुत जरूरी हैं। और हायर एजुकेशन में क्या फोकस है? पुरानी यूनिवर्सिटीज जैसे नालंदा, तक्षशिला? वो तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आजादी से पहले और बाद के कमीशन से, जैसे
कोठारी आयोग या राधाकृष्णन आयोग, इनसे 165 से ज्यादा बार सवाल आ चुके हैं। हाँ। और करंट की बात करें तो NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे हॉट टॉपिक है। NTA देखना चाहता है कि कल के प्रोफेसर्स को इस नई नीति की समझ है या नहीं। तो मतलब इसे एक कहानी की तरह पढ़ना है, नालंदा से शुरू करो और NEP 2020 तक आ जाओ। एकदम सही अप्रोच है। चलो अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका नाम सुनते ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। सेक्शन 4, द लॉजिक ग्रिड, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। यार ईमानदारी से बताओ, क्या सच में यूनिट 5 के मैथमेटिकल रीजनिंग से डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये कोई एडवांस मैथ नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनालिटिकल एबिलिटी चेक करने के लिए है। यूनिट 5 पूरा का पूरा 8वीं से 10वीं क्लास के लेवल का है। अच्छा, सिर्फ 10वीं तक का? हाँ, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। और डेटा कहता है कि नंबर और लेटर सीरीज सबसे ज्यादा पूछी गई है, लगभग 160 से ज्यादा बार। मतलब कोई कैलकुलस नहीं लगाना, बस पैटर्न पहचानना है कि नंबर्स कैसे जंप कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बेसिक क्लियर है तो पूरे मार्क्स पक्के। ये तो चिल है। और यूनिट 6, लॉजिकल रीजनिंग, इसमें वेस्टर्न लॉजिक भी है और इंडियन लॉजिक भी। यार लोग पाश्चात्य तर्क में फैलेसी वर्ड सुनकर ही घबरा जाते हैं। ये फैलेसी क्या भला है? कोई आसान सा एग्जाम्पल दो ना। फैलेसी का मतलब होता है किसी के लॉजिक या तर्क में कोई खोट होना, गलती होना। ओके। वेस्टर्न लॉजिक में फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी से 140 से ज्यादा बार सवाल आए हैं। एक बहुत कॉमन फैलेसी होती है एड होमिनम। एड होमिनम? वो क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान किसी मुद्दे पर बहस हारने लगता है ना, तो वो टॉपिक छोड़कर सामने वाले इंसान के चरित्र पर ही हमला कर देता है। अरे वाह, ये तो हम रोज रात को न्यूज चैनल के डिबेट्स में देखते हैं। हाँ, बस वही है। NTA चाहता है कि एक रिसर्चर इन गलत तर्कों को आसानी से पकड़ सके। गजब। और इसमें इंडियन लॉजिक का क्या सीन है? इंडियन लॉजिक आज के टाइम में गेम चेंजर है। NTA अब हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान को सिलेबस में ला रहा है। इसमें प्रमाण सबसे जरूरी है। प्रमाण मतलब सबूत? हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, जैसे प्रत्यक्ष जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, और अनुमान जो हम लॉजिक लगाकर सोचते हैं। जैसे अगर पहाड़ी पर धुआं दिख रहा है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि वहां आग लगी होगी। इसके शब्द संस्कृत के हैं तो थोड़े नए लगते हैं, जैसे हेत्वाभास, लेकिन इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कमाल है यार, हमारी पुरानी पढ़ाई में ही इतना लॉजिक भरा पड़ा है। चलो तो ये 10 यूनिट्स का हमने एकदम DNA टेस्ट कर लिया है। बिल्कुल कर लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे फैक्ट्स हैं, तो अल्टीमेट गेम प्लान यानी विनिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या बस इंटरनेट से PDF डाउनलोड करके फोन की मेमोरी फुल करते रहें? बिल्कुल नहीं, प्लीज PDF कलेक्टर मत बनिए। हाँ, वो बस फोल्डर में ही पड़े रहते हैं। हाँ, फोन को PDF से भरने से बस एक झूठा एहसास होता है कि पढ़ाई हो रही है, दिमाग में कुछ नहीं जाता। तो फिर क्या करें? अपने हाथों से नोट्स लिखिए, माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स बनाइए, वो दिमाग में छप जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है रिवर्स लर्निंग। एक सेकेंड, रिवर्स लर्निंग मतलब पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और फिर थ्योरी पढ़ो? हाँ बिल्कुल। लेकिन यार अगर किसी के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो वो सीधा पेपर देखकर तो डिमोटिवेट हो जाएगा ना, उसका तो कॉन्फिडेंस ही टूट जाएगा। ये रिस्की नहीं है? ये रिस्की लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत तगड़ी साइकोलॉजी है। देखो, जब आप सीधे थ्योरी पढ़ते हो तो दिमाग को लगता है अरे मुझे तो सब समझ आ रहा है। हाँ, वो भ्रम हो जाता है। लेकिन जब आप बिना थ्योरी पढ़े सीधा PYQ सॉल्व करते हो और जवाब गलत होता है तो दिमाग में एक नॉलेज गैप बनता है, एक झल्लाहट होती है कि यार ये मुझे क्यों नहीं आता। ईगो हर्ट हो जाता है थोड़ा। हाँ, और ये झल्लाहट ही आपकी ताकत है। इसके बाद जब आप उस गलत हुए सवाल की थ्योरी पढ़ने जाते हो ना, तो आपका दिमाग उस जानकारी को 10 गुना ज्यादा फोकस के साथ अब्सॉर्ब करता है। ओह, क्योंकि अब उसे पता है कि एग्जाम में सवाल कहाँ से घुमाकर पूछा जाएगा। बिल्कुल। हमेशा याद रखिए, 50% तैयारी थ्योरी से होती है, लेकिन बाकी 50% तैयारी PYQ के एनालिसिस से ही पूरी होती है। यार ये तो सच में दिमाग खोलने वाली बात कह दी आपने। मतलब पहले ये देखो कि NDA वार कहाँ से कर रहा है, फिर अपनी ढाल मजबूत करो। सिर्फ YouTube पर रैंडम वीडियो देखने से JRF नहीं निकलेगा, एक सॉलिड स्टडी प्लानर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और आज के इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना, मैं एस्पिरेंट्स के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। हाँ बताइए ना।
देखिए, हमने पूरे सिलेबस में मास मीडिया, डिजिटल एजुकेशन, इवैल्यूएशन सिस्टम, इन सब की बहुत बात की। लेकिन खुद सोचिए, जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बढ़ रहा है, चैट जीपीटी और बाकी सब। हाँ, तो क्या वो दिन दूर है जब रिसर्च करने का, डेटा एनालाइज करने का और बच्चों का इवैल्यूएशन करने का ये पूरा तरीका ही जड़ से बदल जाएगा? बात तो सही है। तो क्या आज सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए ये सब रट रहे हैं, या फिर भविष्य के उस एजुकेशन सिस्टम का एक हिस्सा बनने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसे एआई पूरी तरह से बदलने वाला है? इस बदलते भविष्य में एक प्रोफेसर की भूमिका क्या होगी, इस पर जरूर सोचिएगा। गूज़बम्स आ गए यार। ये सच में सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरे पेपर 1 का एकदम सधा हुआ मास्टर प्लान। बस इतना कर लो, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अब जाओ, पढ़ाई शुरू।